हाय कुंदन। हेलो। मुझे 5 मिनट में इस बार के बिहार की चुनावी समीकरण और उसकी रणनीति के बारे में बताइए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैं 5 टुकड़ों में बताता हूँ। पहला टुकड़ा कि बिहार की राजनीति का असर पूरे देश में कैसे पड़ता है। तो बिहार का राजनीतिक समीकरण लगभग उत्तर प्रदेश के समीकरण के जैसा है। तो बिहार के राजनीतिक समीकरण का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, तीनों राज्य मिला के आधी आबादी आधी डेमोक्रेसी के बराबर है। आधी डेमोक्रेसी में जो असर पड़ेगा वो लाजमी है कि उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव जो अलग अलग राज्यों में होगा उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, यूपीए। यूपीए में मुख्यतः 4 पार्टीज है: कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट एंड चौथी पार्टी अभी वीआईपी के तौर पर देखी जा रही है। आरजेडी का कास्ट बेसिकली वोट बैंक का विश्लेषण देखो तो मेन वोट बैंक एमवाई है। जनरल कास्ट और एससी कम्युनिटी और अदर ओबीसी को रुझाने की कोशिश करती है, पर हमेशा उतना बड़ा वोट चंक उनको मिल नहीं पाता है। अब आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस कोशिश करती है अदर कम्युनिटी सेक्शंस। लास्ट टाइम इन्होंने कोशिश किया था जनरल कास्ट के साथ ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष बनाया था इन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह को। इस बार इन्होंने एक एससी कम्युनिटी को बनाया है। इस बार ये चाहते हैं कि जो वोट बैंक ठहर नहीं रहा है कांग्रेस से या आरजेडी से, वो एससी कम्युनिटी वोट बैंक को हम ठहरा पाएं, क्योंकि उधर भाजपा भी और जेडीयू भी एससी कम्युनिटी के वोट बैंक को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो कांग्रेस पे कोशिश कर रही है। अब आते हैं तीसरे सेक्शंस पे। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट बेसिकली देखिए अंडरडॉग भी है, कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। कैंडिडेट्स बड़े क्लियर होते हैं जो कि बिना कैडर के रेगुलरली अपना सेक्शन पुट कर पाते हैं। दूसरा है कि इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है आरजेडी से, लेकिन आरजेडी के सीटों पे इनका हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। आरजेडी की उन सीटें जहाँ पे उनका गढ़ माना जाता था वहाँ पे अब कम्युनिस्ट अपने सेक्शंस पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसका बेनिफिट कम्युनिस्ट को हो रहा है। तो कम्युनिस्ट की सीटें बढ़ रही हैं। अब सीटें बढ़ रही हैं तो कभी कभी ये आरजेडी को लॉस भी देती है, और घटती है तो भी लॉस देती है क्योंकि वो सीट आरजेडी की थी। अब आते हैं वीआईपी पे। देखिए वीआईपी बेसिकली कास्ट बेस्ड पार्टी की तरह उभर कर आई थी। इसने एनडीए में घुल मिलकर उनके सीट्स एक्सचेंज करके दिखाया था कि अदर कास्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं। अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये अदर कास्ट को भी थोड़ा ब्रेकडाउन में लेकर आए कोशिश करेंगे तो कुछ सीटें पा सकते हैं। अब मैं आता हूँ एनडीए में। एनडीए में 3 पार्टीज हैं: भाजपा, जेडीयू एंड चिराग पासवान एलजेपी आर की पार्टी है। अब इसको देखिए, इसमें मांझी जी भी हैं पर ज़्यादा सीटें उनके पास जाएंगी। तो जेडीयू बेसिकली ओबीसी पैक्ड वोट बैंक के साथ आती है। सभी ओबीसी सेक्शंस को मिलाने की कोशिश करती है, जैसे कुर्मी, कुशवाहा, अदर सेक्शन सबको कोशिश करती है। कुछ यादव कम्युनिटीज़ को भी कुछ तोड़ने की कोशिश करती है, कुछ एससी कम्युनिटी को तोड़ने की कोशिश करती है। इसका मैं सीधा एग्जांपल ही देता हूँ कि आप अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में 17 सीटें उन्होंने बांटी थी, जिसमें ओबीसी, एससी, अदर कम्युनिटी के सेक्शन पे 10 से 12 सीटें जेडीयू ने बांटी। और वैसे ही आपको देखने को मिलेगा भाजपा के साथ, जिन्होंने जनरल कास्ट को 10 से 12 सीटें बांटी। ये समीकरण शो करता है कि दोनों कास्ट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने अदर वोट सेक्शन, ओबीसी, एससी, जनरल कास्ट, जो इनके मेन वोट बैंक के सेक्शन के साथ चल सकते हैं। अब आते हैं एलजेपीआर के साथ। एलजेपीआर के साथ एक पॉइंट है कि उनके साथ कोई भी कम्युनिटी या वोट बैंक या सेक्शन नाराज नहीं है। अगर वो चाहे तो बेसिकली वो अच्छा कम्युनिकेशन सभी वोट बैंक के साथ स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये बेसिकली एक फीडबैक और ये अच्छा सपोर्ट देती है एनडीए को। लास्ट विधानसभा चुनाव में ये लॉस बहुत बड़ा हुआ था नीतीश कुमार को, क्योंकि उनके साथ सारे कम्युनिटी के वोटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब अगर चिराग इनको कैश इन कर पाते तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट एनडीए को भी होगा, चिराग को भी होगा। चिराग कह भी रहे हैं कि मैं प्रदेश के चुनाव में इन्वॉल्व हूँगा। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो मैं आपको बताने वाला था, दैट इज प्रशांत किशोर जनसुराज। प्रशांत किशोर एज अ सेफोलॉजिस्ट, सीएजी या ब्रांडिंग एबिलिटी या चुनाव रणनीतिकार के तौर पे सीएजी आईपेक्स से स्टार्ट हुआ, फिर वो जेडीयू में गए। जेडीयू में लगा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। फिर सीएनआरसी आता है। सीएनआरसी में उन्होंने कहा कि कुछ माइन्यूट चेंजेस, क्रिटिकल चेंजेस करने ज़रूरी हैं, तभी मैं सीएनआरसी का समर्थन करूंगा। लेकिन जो वोटर्स बिहार में सीएनआरसी को उस समय समर्थन कर रहे थे या अभी भी समर्थन कर रहे हैं, और उनका मतलब उसको खारिज किया है प्रशांत किशोर जी ने कि क्रिटिकल चेंजेस करने जरूरी हैं, तो क्या ये वो वोटर्स प्रशांत किशोर जी के साथ आएंगे नहीं आएंगे? दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी कोई लगातार कोई पार्टी सरकार बनाए रखती है तो यंगस्टर वोटर उससे नाराज हो जाते हैं। इससे क्या होता है, यंगस्टर वोटर के नाराज होने से वो अपोजिट पार्टी में जाती है जो अपोजिशन में होता है। लेकिन अगर यंगस्टर्स को ये खींचते हैं तो ये फायदा डायरेक्ट एनडीए को फिर से सरकार बनाने में मदद मिलेगी, और अगर जो कम्युनिटी सेक्शन सीएनआरसी वाला अगर वो भी फायदा तो ये मिलेगा। तीसरा कि ये बेसिकली ये जनरल कास्ट के सेक्शंस को बहुत टैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट ने बनाया है। अगर उस वोट बैंक को तोड़ते हैं तो फिर एनडीए को लॉस होगा, क्योंकि एनडीए का कोर सेक्शन जो भाजपा में, जो मैंने अभी स्टैब्लिशमेंट बताया था, उसके कारण है। बिहार विधानसभा चुनाव के समीकरण बहुत इंटरेस्टिंग होगा। डेटा के आधार पर जो समीकरण है 14% 15% का वेरिएशन लगातार बदलता जा रहा है। इससे प्रशांत किशोर कितना कैचअप कर पाएंगे चुनाव जीतने के लिए देखना
पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से अगर 5-10 सीटें भी आते तो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इन समीकरणों के बीच उनको वोट उपचुनाव की तरह रिजल्ट में बदलने को देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेंगे। आखिरी पॉइंट में बता रहा हूँ कि देखिए, चुनाव बहुत जद्दोजहद और एक्सेप्शंस के साथ है, बहुत कॉम्पिटिशन्स के साथ है, लेकिन कौन सी पार्टी बेहतर कम्युनिकेशन कर पाती है, एस्टैब्लिशमेंट जो ब्रेकडाउन को कंट्रोल कर पाती है, वो चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि अभी तो मिडवे है। थैंक यू।